ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी आपका हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने से एक फ़ायदा हमें मिलता है, हमें अपने इतिहास की भूमिका और इसका प्रारंभिक कैसा क्या एक तरह से शासन प्रशासन रहा, कैसा भारत रहा प्राचीन समय में, उसको बस समझते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए प्राचीन भारत, और बहुत ही बेहतर तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का पहले तो आप काल विभाजन कर लीजिए, हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। इसे जैसे कि हमारी परंपरा थी कि हमने मिडिवल, मॉडर्न सबको उनके अलग अलग काल खंडों में विभाजित किया था। जब हम लोग मध्यकाल पढ़ रहे थे तो हमने सल्तनत काल और मुगल काल को अलग अलग हिस्सों में पढ़ा था। इसको भी हम कुछ ऐसे ही पढ़ रहे होंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। जो हमारा इतिहास है, प्राचीन इतिहास, उसको हम तीन हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्ट्री इरा के नाम से आप जानेंगे। प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक इरा, प्राचीन या प्रागैतिहासिक काल। फिर इसके बाद में दूसरा आता है आद्यैतिहासिक काल। इसे हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्री के नाम से। प्रोटो हिस्टोरिक इरा। प्रोटो हिस्टोरिक इरा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने इतिहास को ऐतिहासिक कालखंड या ऐतिहासिक कालखंड के नाम से। ऐतिहासिक काल, इसे ही हम हिस्टोरिक इरा के नाम से जानते हैं। हिस्टोरिक इरा। अब ये क्या होते हैं, कैसे इनको आपको पढ़ना है, ये समझ लीजिए आप। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इसका समय सीमा जो है उसको एक बार देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल को जब हम पढ़ेंगे तो इतिहास में इसे हम 35,000 BC से लेकर के इसे हम पढ़ेंगे 10,000 BC तक। यानी ये जो समय है वो हमारा प्रागैतिहासिक कालखंड में जाएगा। यहां पर छोटी सी बात और समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपका ईसवी सन शुरू हुआ था, या आप कह सकते हैं यहां आपका ईसा जो मसीह थे उनका जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म जो माना जाता है वो 1 जनवरी सन 1 को माना जाता है। 1 जनवरी, और सन जो था ईसवी सन वो 1 था। इसके पहले की जो घटनाएं हैं यानी इसके पूर्व की घटनाएं, वो ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की घटनाएं कही जाती हैं या ईसवी पूर्व के नाम से जानी जाती हैं। इसे ही हम बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, या ईसा मसीह जो थे उनके जन्म के पूर्व के नाम से। इसे शॉर्टकट में कहें तो BC या ईसवी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं या ईसवी पूर्व के नाम से जानते हैं। इसके बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उन्हें हम एन्नो डोमिनी के नाम से जानते हैं। इसे ही आप शॉर्टकट में AD कह सकते हैं, या इसे ही आप ईसवी कह सकते हैं,
वर्तमान में इस ईस्वी के लिए सी लिखकर आता है करंट इरा। तो आप इन सब नामों से ईस्वी सन को पहचान सकते हैं। इस तरह करके ये एडी और बीसी थे और किस तरह इनका विभाजन आप करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐतिहासिक कालखंड यानी ईसा मसीह के जन्म के 35,000 साल पहले से लेकर 10,000 पहले तक जाएंगे तो आपको इस बीच में यानी इन 25,000 सालों का इतिहास जो होगा वो आपको प्रागैतिहासिक कालखंड में प्रागैतिहासिक कालखंड के पहले पार्ट में पढ़ने को मिलेगा। अगर पूरा प्रागैतिहासिक काल आप देखें तो प्रागैतिहासिक कालखंड को आप 35,000 बीसी से लेकर के यहाँ ध्यान रखेंगे 2500 बीसी तक पढ़ेंगे, यानी 2500 बीसी तक। इसके अपने आप में प्रागैतिहासिक कालखंड के 3 कालखंड होते हैं, इनको भी आपको समझना है। इसके बाद आ जाइए आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो पढ़ने को मिलेगा 2250 से लेकर के 1750, ये भी सब बीसी में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। इस तरह करके आपको आद्य ऐतिहासिक काल मिलेगा। इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, क्यों इनको इस तरह अलग अलग किया गया इसको भी आपको समझना है अभी। इसके बाद ऐतिहासिक कालखंड के बारे में देख लीजिएगा। ये जो आपको पढ़ने को मिलेगा ये मिलेगा 1500 बीसी से लेकर के 650 एडी तक। ध्यान से समझिएगा, यहाँ एडी लिखा है और ये आपके सामने बीसी है। इस बीच का जो इतिहास है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। एक्चुअल में हुआ क्या था कि यहाँ पर 647 ईस्वी में एडी में हर्ष की डेथ हो जाती। जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है, हर्ष की मृत्यु और इस हर्ष की मृत्यु के बाद से ही हमारा प्राचीन काल जो है उसका हिस्सा समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद में, लेकिन इसके बाद में इतिहास में एक चैप्टर और जुड़ जाता है जिसे पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है, इस ऐतिहासिक कालखंड के बाद आपने मध्यकाल से पढ़ा था, लेकिन मध्यकाल के जो पूर्व का हिस्सा है उसे हम प्राचीन काल के हिस्से में रख लेते हैं और ये पूर्व मध्यकाल के नाम से अब इतिहासकारों ने एक नया चैप्टर बना दिया। इसके पहले प्राचीन भारत में ही आता था, पूर्व मध्यकाल के नाम से इसे जानते हैं। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो मोटा मोटा देख लेंगे तो 650 एडी से लेकर के आप 1206 एडी तक पढ़ेंगे, यानी जहां से सल्तनत काल की शुरुआत होती। इस बीच का जो इतिहास है आपके पास उसको आप देखेंगे। तो इस तरह करके हमारा इतिहास जो है बढ़ जाता है। जरा देखिएगा इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्यों आखिर इनको अलग अलग करते हैं। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, गौर से समझना, प्रागैतिहासिक कालखंड है, इसको प्री हिस्ट्री क्यों कहा जाता है जरा समझिएगा। जिस ऐतिहासिक कालखंड, इसको प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हैं आप, पाषाण काल भी कह सकते हैं, यानी पत्थरों का काल भी आप इसे कह सकते हैं। तो पाषाण काल वो काल होता है या प्रागैतिहासिक कालखंड वो कालखंड होता है जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य ना मिला हो। तो ध्यान रखना, वह कालखंड जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य ना हो, साक्ष्य ना मिला हो। तो हम इतिहास कैसे लिखेंगे? तो हमने इनके द्वारा प्रयोग किए गए जो हथियार हैं, इनके द्वारा यानी इस कालखंड के आने से पहले जो जो विकास हुए उनको देख लेते हैं। तो इस आधार पर हम इनके इतिहास को सिर्फ एक तरह से मनगढ़ंत तरीकों से लिख सकते हैं। बाकी वास्तविकता में ये क्या थे किसी को नहीं पता, इनकी जीवन शैली क्या थी किसी को नहीं पता। हम इनके द्वारा किए गए कुछ जो कार्य हैं उनके आधार पर एक अनुभव करते हैं, एक इतिहासकार प्रयोग और एक विचार अपने रखते हैं, उसी के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि ये क्या क्या थे। तो ध्यान रखना, इस समय का इतिहास सिर्फ पत्थरों और प्रयोगों के आधार पर
आधार पर लिखा गया है। यानी इस समय का जो इतिहास है वो सिर्फ पत्थरों के प्रयोग और इसके बाद जो इस समय के नए नए कार्य हुए हैं उनके आधार पर लिखा गया है। इस कालखंड के बारे में यानी हमारे पास कोई लिखित जानकारी नहीं है, और जिस कालखंड की हमारे पास लिखित जानकारी ना हो उस कालखंड को हम कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री। ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा गया कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो जिस ऐतिहासिक कालखंड की हमारे पास कोई लिखित जानकारी नहीं हो उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे या प्री हिस्ट्री कहेंगे। इसका उदाहरण है पाषाण काल। ध्यान रखना। फिर इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। आद्य ऐतिहासिक कालखंड वो कालखंड है जिसके बारे में हमारे पास लिखित जानकारी तो मिली है लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं सके। तो ध्यान से समझना, वह कालखंड जिसकी लिखित जानकारी तो प्राप्त हुई, लिखित जानकारी तो उपलब्ध है, परंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसका उदाहरण आप बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में जब आप अभी पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता, तो इस सभ्यता में आप देखेंगे एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा ये गुजरात में पड़ता है। ध्यान से समझना, एक स्थान आपको पढ़ने को मिलेगा धौलावीरा। ये जो जगह है ये याद रखना गुजरात में पड़ेगी। धौलावीरा गुजरात। यहाँ से एक साइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड। इस साइन बोर्ड को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये साइन बोर्ड दिखेगा। इस साइन बोर्ड में 12 प्रकार के अक्षर लिखे मिले हैं, 12 अक्षर लिखे हैं, लेकिन इन अक्षरों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इन अक्षरों को जब पढ़ नहीं सके हैं तो इस विधि को एक नाम दिया गया है। ये अक्षर जो बने हुए हैं जैसे चीन की वर्तमान भाषा है मंदारिन, उसके आधार पर बनाए गए हैं। इनमें चित्रों का सहयोग लिया गया है। तो ये अक्षर जो हैं वो बुस्टो फ्रेडन विधि से लिखे गए हैं और इनमें चित्रात्मक भाषा लिखी गई है। चित्रात्मक भाषा यानी चित्रों के माध्यम से अक्षरों को इन्होंने लिखा है। जैसे चीन की वर्तमान भाषा है वो चित्रों के आधार से पढ़ी जाती और उसी के आधार पर ये बुस्टो फ्रेडन विधि लिखी गई है। इसमें अक्षरों को लिखने का जो क्रम है ध्यान रखना वो उल्टा है, DCBA। ये अक्षर नहीं मिलेंगे वहाँ। ये तो आप रोमन जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके रोमन अक्षर हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखने का क्रम है उनका वो दाएं से बाएं है, यानी इस तरह ऐसे इन्होंने लिखा है। जबकि अपनी वर्तमान जो हिंदी है इसकी देवनागरी लिपि में अक्षरों को बाएं से दाएं लिखते हैं। आप सबको पता है का के बाद खा आता है, यानी बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं, बाएं से दाएं बढ़ते हैं, फिर लौट के इस तरह से। लेकिन इसमें लिखा गया है उल्टा। तो इस तरह करके ये आपको पढ़ने को तो मिलेगा कि हाँ यहाँ पर एक कह सकते हैं अक्षरों का प्रयोग हुआ है, लिखित जानकारी है, लेकिन आज तक हम पढ़ ही नहीं सके। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल है, यानी आधा ऐतिहासिक काल खंड है। इसके बारे में सिर्फ आधी जानकारी है कि लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो कोई साक्ष्य विशेष नहीं मिले। इस कालखंड को भी आप एक तरह से ऐतिहासिक कालखंड से अलग ही पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने हड़प्पा सभ्यता का था। फिर इसके बाद में ऐतिहासिक कालखंड आता है। ऐतिहासिक कालखंड, अगर कोई पूछे आपसे आद्य ऐतिहासिक काल क्या है तो आप बता सकते हैं वह कालखंड जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी तो उपलब्ध है परंतु आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। पेपर में भी ऐसे ही पूछा गया है
कि वह कालखंड जिसकी लिखित जानकारी तो उपलब्ध है परंतु पढ़ी नहीं जा सकी, उसे किस नाम से जानते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक कालखंड या प्रोटो हिस्ट्री। फिर इसके बाद में ऐतिहासिक कालखंड किसे कहते हैं, इसे समझिएगा। इतिहास लेखन के लिए दो तत्वों की आवश्यकता होती है, पहला ग्रंथों या साहित्य की और दूसरा होता है पाषाण या पत्थरों के द्वारा बनाए गए शिलालेख, इसके बाद अभिलेख या फिर कोई ना कोई मंदिर या बाकी सब चीज़ें। यानी इतिहास लेखन के लिए हमें साहित्यिक और प्रागैतिहासिक दोनों ही साक्ष्यों की जरूरत होती है। ध्यान से समझना। तो इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक और ऐसे लिखिएगा, इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक और प्रागैतिहासिक दोनों ही तत्वों की आवश्यकता होती है, दोनों ही तत्वों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है जिस कालखंड की इस तरह से जानकारी मिल जाए कि उसके साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं, यानी उसके बारे में लिखा भी मिल जाए और उसके प्रागैतिहासिक साक्ष्य भी मिल जाएं, यानी उसका पत्थरों के माध्यम से बता भी दिया जाए कि हाँ ये देखिए ये कोई मंदिर है और इसके बारे में इस बुक में उल्लेख है, तो वही ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है। यानी दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध होंगे तब हम उसे ऐतिहासिक कालखंड कहेंगे। फिर इसके बाद ऐतिहासिक कालखंड के बारे में पूर्व मध्यकाल आएगा। पूर्व मध्यकाल में हम विभिन्न राजवंशों को पढ़ेंगे जो आपको देखने होंगे। छोटे छोटे राजवंश होंगे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सभी राजवंशों को, इसी में आप चोल, चेल और पांड्य राज्यों को भी पढ़ेंगे। ध्यान रखना, चोल राजवंश, चेर राजवंश और पांड्य राजाओं को आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में अब आ जाइए, इतना हमने समझ लिया। अब आते हैं पहले कालखंड के बारे में, जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रागैतिहासिक या पाषाण काल। वह कालखंड जिसके बारे में जब कोई लिखित जानकारी है ही नहीं तो उसे हम हमेशा प्री हिस्ट्री या फिर प्रागैतिहासिक कालखंड कहेंगे। प्रागैतिहासिक कालखंड अपने आप में 3 भागों में विभाजित है, ध्यान से समझना। अब इसको आप पढ़ेंगे, एक एक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, जैसे समझा रहे वैसे ही समझना है आपको। ऊपर लिख लीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, इसको हम पेरियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। पेरियोलिथिक इरा या एज के नाम से जानते हैं। इरा लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेरियोलिथिक इरा के नाम से हम इसे जानते हैं। फिर इसके बाद में इसका दूसरा हिस्सा आता है जिसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल, इसको हम लोग मीसोलिथिक इरा के नाम से जानते हैं। मीसोलिथिक इरा के नाम से जानते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा अपने आप में डिफरेंस है, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में था। इसी तरह फिर आ जाइए, तीसरा इसका कालखंड है नवपाषाण काल। इसको नियोलिथिक इरा के नाम से जानते हैं। नियोलिथिक इरा के नाम से जानते हैं।
नियोलिथिक एज के नाम से हम इस कालखंड को जानते हैं। अब एक एक को आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा। पहली हेडिंग है आपके सामने पुरा पाषाण काल, और इसी से हम शुरुआत करेंगे इस कालखंड को समझने की। पहली हेडिंग आपके सामने है पुरा पाषाण काल, यानी पाषाण काल का सबसे पुराना हिस्सा जिसे पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसका अपने आप में एक कालखंड है। इन कालखंडों को तीनों को एक साथ ही देख लीजिए, फिर इसके बाद में देखिएगा। लिखिए, पुरा पाषाण काल का जो कालखंड है, पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल के अपने कालखंड था 35,000 से 2500 ईस्वी पूर्व तक। पुरा पाषाण काल है जो 35,000 BC से शुरू होता है और इसके बाद ये चलता है 10,000 BC तक। फिर इसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल जो 10,000 BC से लेकर के ये 5,000 BC तक आपको पढ़ने को मिलेगा। ये सब इतिहासकारों ने बताया है, वास्तविकता कोई नहीं जानता कि कहाँ से कहाँ तक था। एक अनुमान के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जिनके आधार पर इन्होंने अनुमान लगाया है। नवपाषाण काल है जो वो 5,000 BC से लेकर के ये आपको 2500 BC तक यानी 2500 BC तक पढ़ने को मिलेगा। देखिए, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे एग्जामिनर कई प्रश्न पूछेगा। उनमें हो सकता है आपसे ये भी प्रश्न पूछे कि बताओ इतिहास, भारत का जो इतिहास है इसकी कोई कमियां बताइए आप। तो आप उन कमियों में ज़रा बताएंगे, क्या बताएंगे ज़रा देखना। आपके सामने यहाँ 2-3 चीज़ें दिख रही होंगी। जब आप आद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत कर रहे थे और यहाँ आप थे प्रागैतिहासिक यानी पाषाण काल में, इसके बीच में आपको एक थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा। ये आपको 250 वर्षों का एक गैप दिखा होगा। ये पहला आपको ऐसा ऐतिहासिक कालखंड है 250 वर्षों का जिसके बारे में इतिहास आज भी मौन है। वास्तविकता में इतिहास में इस 250 वर्षों की एक भी घटना आपको नहीं मिलेगी। यही गलती यहाँ पर इतिहास की दूसरी बार होती है जब ऐतिहासिक कालखंड की शुरुआत होती है और आद्य ऐतिहासिक काल यानी हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो रही होती है, तो उस बीच भी एक 250 वर्षों का आपको अंतराल दिख रहा होगा। ये बस 2 बार ऐसा होता है। इन 250 वर्षों का अंतराल जो दिख रहा है, इस बीच भी इतिहास मौन है। अब कई सारे बुद्धिजीवी इतिहासकार हैं, उन्होंने इसका कालखंड विभाजन करते समय कुछ चीज़ें विशेष करके बता दी। उन्होंने इस जो प्रागैतिहासिक काल है इसको बता दिया कि ये 2500 BC से इंड हो जाता है और हड़प्पा सभ्यता जो है उसको बता दिया कि ये 2500 BC से शुरू होती है। लेकिन वर्तमान इतिहासकार इसे नहीं मानते। 2500 BC से लेकर 1500 BC तक कई सारे इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता का समय बताया है। लेकिन जो हमारी कार्बन डेटिंग है यानी जो हमारी पेड़ पौधे या जीवाश्म है उनकी वलय के क्षय के आधार पर, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, कार्बन डेटिंग के आधार पर ही हमने इतिहास की जो आद्य ऐतिहासिक कालखंड है उसकी डेट तय की है। और वो वास्तविक डेट क्या है, 2250 से लेकर के 1750। ये सरकारी डेट है, कह सकते हैं यही मान्य डेट है। बाकी ये सब इतिहासकारों की अपनी अपनी डेट है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इतिहासकारों ने करीब 10 प्रकार की डेटें बताई हैं और सबका अलग अलग अपना एक महत्व है। तो इस तरह करके इन दोनों के बीच में आपको एक अंतर भी दिखेगा। तो ये इन सब का कालखंड है। फिर इसके बाद में जो पुरा पाषाण काल आता है, इसके कुछ प्रमुख कारण थे। इसमें आपको देखना है क्या क्या इसमें विशेष चीज़ें रहीं। पहला तो मनुष्य के जीवन में कोई खास विशेष चीज़ें थी नहीं, इस कारण वो निर्भर था सिर्फ शिकार पर। तो ध्यान से समझना, इस कालखंड का जो मनुष्य था वो शिकार पर निर्भर था। खाना बदोश का जीवन जीता था, यानी जहाँ उसको खाना मिल जाता था वहीं वो जा कर के एक तरह से नदियों के किनारे टिक जाता था। ज़्यादा समय तक टिकता भी नहीं था, महीने 2 महीने रुका, खाना पीना जहाँ उसको लगा यहाँ ठीक नहीं है, फिर से पलायन कर जाता था। शिकार पर निर्भर होता था। हर प्रकार के शिकारों को यानी कह सकते हैं पशुओं को मारकर खाना इनके पास एक तरह से बस एकमात्र जीवन का सहारा था। नंगे उघाड़े बदन इनके होते थे, यानी इस समय तक इनको अपने शरीर का ढकने का भी तरीका नहीं पता था। कहा जा सकता है कि इस समय का मनुष्य आज के समय का एकदम कह सकते हैं एक बहुत ही कह सकते हैं आदिवासी जीवन जीने वाला व्यक्ति। इसके साथ साथ ही इस मनुष्य ने थोड़ा काम बेहतर ये कर लिया कि जब समय बीता तो इसने आग का प्रयोग सीख लिया। तो ध्यान से समझेंगे, इसी समय में आग का प्रयोग सीख लिया था।
यानी थोड़ा ठीक ठाक जीवन जीने लगा। जब इसको आग मिल गई, आग का प्रयोग कहा जाता है जंगल में या तो पत्थरों के टकराने से उत्पन्न हुई थी या फिर जो बांस होते हैं उन बांसों के रगड़ाव से जो चिंगारी उत्पन्न हुई उससे ही आग की उत्पत्ति हुई। जब जंगल में आग लग गई तो पशु जलकर एक तरह से नष्ट हुए। उन पशुओं का मांस खा करके इनको बहुत एक तरह से कह सकते हैं एक अच्छा भोजन मिला, जिस कारण फिर ये पत्थरों से आग को उत्पन्न कर लेते थे और इस आग से वो अपना जीवन एक तरह से चलाने लगे। लेकिन इनका जीवन अभी भी खाना बदोश था, यानी जहाँ भी इनको खाना मिल जाता वहीं ये कुछ समय के लिए रुकते और फिर आगे बढ़ जाते, यानी स्थायी निवास का इनके पास अभी तक कोई भी उल्लेख नहीं मिल रहा। फिर इसके बाद में समय बीता, जब मनुष्य मध्य पाषाण कालीन ईरा में आया तो इसके जीवन में कुछ अन्य सुधार भी आए। मध्य पाषाण युगीन जो मनुष्य था, यानी इस काल का जो मनुष्य था वो प्राचीन यानी पुरा पाषाण कालीन मनुष्य से थोड़ा बेहतर था, क्योंकि इस समय का जो मनुष्य था उसको लगा कि बार बार अगर इस तरह से पशुओं को हम मारेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पशु खत्म हो जाएंगे। तो इसने पशुपालन करना शुरू किया। तो इसी समय पशुपालन प्रारंभ हुआ। पशुपालन प्रारंभ हुआ और इसने सबसे अपना पहला जो पालतू पशु तैयार किया वो कुत्ता बनाया था। पहला पालतू पशु, एक तो ये कुत्ता जो होता था ये दूसरे पशुओं का शिकार करके लाता था, और दूसरा जब शिकार नहीं मिलते थे इन लोगों को तो इन कुत्तों को मारकर ये लोग अपना भोजन कह सकते हैं तैयार कर लेते थे। इसके साथ साथ इस समय का जो साक्ष्य मिला है वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ध्यान रखना, आदमगढ़ ये एमपी में पड़ता है और इसके साथ साथ ये जो दूसरा क्षेत्र है बागौड़ ये राजस्थान में पड़ता है। इन दोनों ही जगहों से पशुपालन के मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं और इस आधार पर यह तय किया गया है। इसके साथ साथ इस समय का जो मनुष्य है वो औजार भी बनाना सीख चुका था। पहले तो सिर्फ पत्थरों से ही एक तरह से कह सकते हैं शिकार को कर लेता था। इस समय का जो मनुष्य था उसने औजार बनाए, लेकिन ये जो औजार थे ये सिर्फ पत्थरों के थे, नुकीले पत्थरों के। पत्थर कैसे होते थे? बहुत नुकीले होते थे। इन पत्थरों को तीर में लगा करके या इनके भाले बना करके शिकार कर लिया करते थे। तो यह समझ लीजिएगा कि इस समय का मनुष्य औजार बनाना सीख गया था। इसके साथ साथ जो मृदभांड मिले हैं यानी जो मिट्टी के कह सकते हैं इनके समय के बर्तन मिले हैं, उनमें चित्रकला भी दिखाई गई है। तो ये याद रखेंगे, चित्रकला के भी साक्ष्य मिले हैं। चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है जो चित्रकला है ये नवपाषाण कालीन मनुष्य ने उत्पन्न की है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों ने इसे इसी मध्यकालीन पाषाण युग में रखा है। तो पेपर में भी इसे ही सही माना गया, तो हम भी इसे ही मानेंगे। चित्रकला का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश वहाँ से मिला है। तो ध्यान रखना, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि एमपी भीमबेटका से इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका एमपी में जो पड़ता है और इससे प्राचीनतम साक्ष्य मिले। प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह करके जो हमारा प्राचीनतम मनुष्य था, जो हमारा इस मध्यकालीन पाषाण युग का मनुष्य था, उसने चित्रकला का प्रयोग भी सीख लिया। आधुनिक काल का यानी जो नवपाषाण कालीन मनुष्य है, इस मनुष्य में मध्यकाल यानी मध्य पाषाण कालीन मनुष्य और पुरा पाषाण कालीन मनुष्य से बहुत अंतर है, क्योंकि इसने अपने जीवन में हर चीज़ को एक तरह से जैसे आज का मनुष्य होता है उस तरह से सीखना शुरू किया। इसके पहले उसने हथियार बना लिए थे यानी औजार का प्रयोग। तो जो हमारा नवपाषाण कालीन मनुष्य है अब इसे देखेंगे। नवपाषाण काल आते आते मनुष्य को लगा कि बार बार जंगलों में इस तरह आग लग रही है और पशु भी हमें नहीं मिल रहे। जब भूखा होता था तब इसे पशु मिलते नहीं थे। इस कारण इसने सबसे पहले, अच्छा इसमें देखिएगा जो पाषाण कालीन मनुष्य ने हथियार बनाए हैं उन हथियारों में सबसे पहला जो हथियार था वो कुल्हाड़ी था।
कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो औजार बनाया है, इन औजारों में सबसे पुराना जो औजार है वो कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी। इस तरह करके हमारे देश के प्राचीनतम जो मनुष्य के यानी मध्य पाषाणकालीन मनुष्य के साक्ष्य थे। इसके बाद आते हैं नवपाषाणकालीन। मनुष्य को लगा कि बार बार जंगल नष्ट हो रहे हैं, आग लग जा रही है और खाने के समय भूखों रहना पड़ता है और पशु भी नहीं मिलते, यानी शिकार पर अब जीवन सिर्फ नहीं टिक सकता है। इसलिए इन्होंने कृषि को करना प्रारंभ किया। जब कृषि करना प्रारंभ किया तो इनके जीवन में स्थायित्व आ गई और ये स्थायी जीवन जीने के आदी हो गए। ध्यान से समझना, कृषि प्रारंभ हुई। नवपाषाणकालीन मनुष्य ने सिर्फ कृषि ही प्रारंभ नहीं की। अच्छा, कृषि के बहुत प्राचीनतम साक्ष्य भी आपको देख लेने हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य 2 जगह से मिले। अगर पूछा जाए गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य, गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य, ये मिले हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये वर्तमान बलूचिस्तान में पड़ता है, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान में पड़ता है। ये पहले भारत का ही अंग हुआ करता था, लेकिन फिर जैसे ही देश का बंटवारा हुआ, बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया और ये अभी भी संघर्ष कर रहा है भारत के पक्ष में आने के लिए। और बलूचिस्तान से ही सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रांत भी है। प्रश्न अगर पूछा जाए तो ये सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा प्रांत। और सबसे ज़्यादा विद्रोह भी भारत के लिए होते हैं कि भारत में हमें जाना है, भारत में जाना है, हमारे साथ भेदभाव किया गया है। इसके साथ साथ जो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं वो कोल्डी हवा इलाहाबाद से मिले हैं। ये साक्ष्य करीब 6000 ईस्वी पूर्व के बताए जाते हैं। तो कोल्डी हवा इलाहाबाद, कोल्डी हवा इलाहाबाद से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखना, इस तरह करके आपको चावल के प्राचीनतम साक्ष्य या कह सकते हैं पहला साक्ष्य यहीं से मिला है। इस तरह करके ये आपके सामने नवपाषाणकालीन युगीन मनुष्य था। इसके साथ साथ मनुष्य ने जब कृषि प्रारंभ की तो इस कृषि के लिए उसे आवश्यकता हुई माल ढुलाई के लिए गाड़ी की। तो इसी समय पहिए का आविष्कार हुआ है। पहिए का आविष्कार करने के लिए उसने सबसे पहले चाक का निर्माण किया है। तो प्रश्न पूछा जाता है, बताओ चाक जो इससे बर्तन बनाए जाते हैं, चाक का निर्माण कब किया? तो चाक का निर्माण भी इसी समय हुआ और कहा जाता है इसी समय मनुष्य ने पहिए का भी निर्माण किया है, क्योंकि अनाज ढोने के लिए उसे आवश्यकता होती थी। तो पहिए का आविष्कार भी इसी समय हुआ है। इसके साथ साथ मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आई। तो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है मनुष्य का रहने का, वो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से एक गर्त निवास मिला है। ध्यान से समझना, गर्त निवास यानी जमीन के अंदर गुफा बना करके रहने का निवास जो मिला है, ये मिला है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। तो इस तरह करके हमारा प्राचीनतम मनुष्य था और इस मनुष्य की ये विशेषताएं थी। इनके आधार पर आपको तैयार करना है। देखिए, अब इस प्राचीनतम मनुष्य के तीनों भागों को आपने पढ़ लिया। इसके बाद कहा जाता है पाषाणकालीन जो मनुष्य है उसका जो पहला कंकाल मिला है या कंकाल का साक्ष्य मिला है, ये हथनौरा नर्मदा घाटी से मिला है। ध्यान से समझना, पाषाणकालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य, इसको नोट में लिख लीजिएगा, नोट। पाषाणकालीन मनुष्य का प्राचीनतम जो कंकाल मिला है या कह सकते हैं जो शव मिला है
वो हथनौरा, ये नर्मदा घाटी के तट पर पड़ता है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह करके प्राचीन यानी पाषाण युग था। इसके बाद हम समझेंगे भारत क्या था, किस व्यक्ति या किस देश ने भारत को किन नामों से पुकारा, कैसे इसका नाम आर्यावर्त, दक्षिणापथ, भारत, इसके बाद इसको इंटू, चियंटू और चियानटू, होड्डू, इन सब नामों से जाना गया। तो इतना आपको तैयार करके आना है, अगली क्लास में यहीं से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।